जैन दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीपीएस की, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की। हिंदी में यदि बात की जाए तो वैश्विक नौवहन तंत्र। दोस्तों, ये वीडियो MPPSC मेंस पेपर 3 पार्ट ए से संबंधित होगा। इसके साथ साथ जो भी स्टेट PCS साइंस एंड टेक पूछते हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीपीएस को। पहला बिंदु इसमें मैंने लिया है कि इसका पूरा नाम क्या है, तो वैश्विक नौवहन तंत्र या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के नाम से ये जाना जाएगा। इसके साथ साथ यह अंतरिक्ष आधारित उपग्रह तंत्र है, ये ध्यान रखें, अंतरिक्ष आधारित उपग्रह तंत्र। दूसरा बिंदु इसमें मैंने लिया है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1973 में 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसने 1995 में अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तीसरा बिंदु इसमें देखा जाए तो पृथ्वी से 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्षा में ये स्थित होते हैं। कितने हज़ार किलोमीटर, तो 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्षा में ये स्थापित होते हैं, वहाँ स्थित होते हैं, ये ध्यान रखें। इसके बाद चौथा बिंदु ऊपर की तरफ आप देखें तो सर्वप्रथम अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो पांचवा बिंदु है, बाद में क्या किया गया कि नागरिक सेवाओं हेतु भी इसका प्रारंभ कर दिया गया और 24 उपग्रहों के साथ इसका प्रयोग शुरू किया गया था। तो ये 5 बिंदु हैं जिसके आधार पर आप जीपीएस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या होगा। तो वस्तु की स्थिति की वास्तविक जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस उद्देश्य से इसको लाया गया था। और ऐसा कोई भी मौसम हो, मौसम खराब हो या सही हो, उस स्थिति में ये सटीक जानकारी के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विश्व में उपग्रह आधारित जो नौवहन तंत्र है, उपग्रह तंत्र है, वो कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे केंद्रीय राशि समूह के नाम से जाना जाता है विश्व में। तो पहला आपका हो जाएगा US ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दूसरा हो जाएगा यूरोपीय संघ का जीपीएस जो है, और तीसरा हो जाएगा रसियन का। इसके साथ साथ जो चीन का जो जीपीएस है बेइदू, उसको भी इसी में साथ में रख दिया है। तो मुख्य रूप से 3 हैं, तो उनको ध्यान रखें। पहला यदि बात की जाए US ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की, तो सबसे पहले इसी की शुरुआत हुई थी 1973 में। 1995 में इसने काम करना शुरू किया था और 24 उपग्रह जो पहले आपको बताया जा चुका है। दूसरा यदि बात की जाए यूरोपीय संघ की, तो जो यूरोपीय संघ का जो जीपीएस है उसका नाम क्या है, उसका नाम है गैलीलियो। और इसकी जो शुरुआत की गई थी तो 2 लोगों ने, यूरोपीय संघ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, उन्होंने मिलकर इसका काम शुरू किया था, तो ये ध्यान रखें, दूसरा हो जाएगा। तीसरा यदि बात की जाए तो रसियन जीपीएस, जिसे ग्लोनास के नाम से जाना जाता है, 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी और 24 उपग्रह इसमें काम करते हैं। इसके साथ साथ ये चीन की बात की जाए तो चीन का जो जीपीएस है उसका नाम है बेइदू, और 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी और 18 उपग्रह इसमें काम करते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 है और एक चीन का भी आप याद रखें। कार्यप्रणाली की यदि बात करें कि जीपीएस किस प्रकार काम करता है, तो ये आप नीचे चित्र देखेंगे किस प्रकार मैंने बनाया हुआ है, तो इसके आधार पर मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा। तो इसको यदि आप चित्र की तरफ ध्यान से देखते हैं तो 3 उपग्रह ऊपर बनाए गए हैं ABC करके, और नीचे यदि आप देखेंगे तो पृथ्वी बनाई गई है। इसके साथ में जो राइट हैंड साइड है उसमें आप देखेंगे कि जो रिसीवर स्टेशन है वो बना हुआ है, ठीक है। और इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एच और एस लिखा हुआ, वो आप ध्यान दें। इसके साथ साथ ऊपर की तरफ आप देखें तो उपग्रह के साथ मैंने लिखा है सेंडर, ठीक है। तो तीनों में सेंडर लिखा हुआ है मैंने, और बीच में सिग्नल लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार ये काम करता है। तो होता क्या है इसमें कि जो उपग्रह है 20,000 किलोमीटर, ऊपर मैंने बताया था आपको कि 20,000 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में इनको स्थापित किया जाता है। तो वहाँ से क्या होता है कि इनमें जो सेंडर लगे होते हैं उपग्रह में, वो वहाँ से सिग्नल भेजते हैं किसे, जो पृथ्वी पे जो रिसीवर स्टेशन है हमारा, वहाँ पर सिग्नल भेजते हैं। और वहाँ से जो सिग्नल आता है सेंडर का, और यहाँ जो ग्रहण किया जाता है रिसीवर के द्वारा, उस दूरी को बीच में मापा जाता है, उन दोनों का आकलन किया जाता है। दूरी मापने के साथ साथ जो रिसीवर जो होता है वो क्या करता है कि तय करता है कि बीच में कितना डिस्टेंस है, दूरी कितनी है, उसके आधार पर यह आकलन किया जाता है कि अभी वास्तविक स्थिति क्या है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, सेंडर कोई भी चीज़ भेजेगा, वहाँ से कोई भी जानकारी भेजेगा उपग्रह के आधार पर,
उसको पृथ्वी पर जो हमारा रिसीवर स्टेशन है वो उन सिग्नलों को ग्रहण करेगा। उन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, समय अंतराल जो होगा, उसको क्या किया जाएगा, उसका आकलन किया जाएगा। और उससे फिर जो दूरी का जो अंतर है कि कहाँ पर जीपीएस है, वास्तविक स्थिति क्या है, इसका आकलन किया जाता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि इसमें 3 बिंदु मैंने बनाए हैं। आप देखेंगे आकलन बिंदु किस प्रकार का है, ए, बी और सी। तो 3 उपग्रह इसमें बने हुए हैं। इसका आकलन हम नेक्स्ट देखेंगे किस प्रकार से होता है। जब ये बीच का जो बिंदु होता है, 3 इसमें सिग्नल्स मिल जाते हैं कंप्लीट, तो ये बीच में हमको सही जानकारी देता है कि दूरी क्या है, वो स्थिति क्या है, पथ क्या है और दूरी क्या है। 3 चीज़ें इसमें क्लियर तरीके से पता चल जाती हैं। ठीक है, तो सेंडर, रिसीवर और वस्तु का आकलन, 3 बिंदु हैं इसमें, विशेष रूप से ध्यान रखें। ज़्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना आप जान लें कि सेंडर है वो आपको कोई सूचनाएं देता है, सिग्नल देता है। इसके बाद पृथ्वी पर जो रिसीवर स्टेशन होते हैं वो उन सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और उन सूचनाओं को ग्रहण करने के बाद उनका आकलन किया जाता है और आकलन करने के बाद सही स्थिति का पता लगाया जाता है। तो ये इसका निष्कर्ष रूप है। आगे देखते हैं, इसमें वही है कि उपग्रह आपको कोई मैसेज भेजेंगे, सेंडर, फिर रिसीवर, उसके बाद वस्तु का आकलन। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से आकलन किया जाता है। ठीक है, अभी यदि आपकी सही स्थिति की जानकारी लेनी है, पथ की गणना करनी है, तो आपको मुख्य रूप से 3 सिग्नल मिलने चाहिए। जो ये आप देखें, एक जीपीएस मैंने बनाया हुआ है मोबाइल की तरह का, उसको आप देखें तो इसमें होता क्या है कि यदि आपको 3 सही सिग्नल मिल जाते हैं, ठीक है, तो आपकी सही स्थिति का इसमें पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखें इसमें। इसके साथ साथ देखें, अक्षांश और देशांतर मैंने लिखा है 2D, इसमें लिखा है 2D और 3D, 2 तरीके से इसमें होता है। ठीक है, तो केवल स्थिति की यदि आपको जानकारी चाहिए तो 2 सिग्नल आपको मिलने चाहिए, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से 3 उपग्रह सिग्नल आवश्यक होते हैं। जब आप 2D की बात करेंगे, ध्यान रहे, जब आप 2D की बात करेंगे तो आपको 3 सिग्नलों की आवश्यकता होगी और आपकी स्थिति और आपका पथ या रास्ता, जो भी आप जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं, वो आपको जानकारी 3 उपग्रह सिग्नल के माध्यम से मिलेगी। दूसरे हाथ की तरफ आप देखें राइट हैंड साइड पे, तो आपको 3D दिखाई देगा। अभी हमने बात की 2D की, जिसमें अक्षांश और देशांतर होंगे और 3 सिग्नल की आपको आवश्यकता होगी जिससे आप स्थिति की जानकारी ले पाएंगे। दूसरे हाथ की तरफ देखते हैं, इसमें 3D की बात की गई जिसमें अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई, 3 डायमेंशन इसमें है। तो इसमें होगा क्या कि आपको 4 सिग्नलों की आवश्यकता होगी, एक एक बढ़ा देना है। इसमें 2 था तो 3 सिग्नल, 3 था तो 4 सिग्नल। ठीक है, तो जब 4 सिग्नल आपको मिल जाएंगे आपके जीपीएस का जो रिसीवर है, तो उसमें आप क्या कर पाएंगे कि आप सही तरीके से जानकारी इसमें ले पाएंगे। ठीक है, उसकी ऊंचाई भी आपको सही तरीके से पता चल जाएगी, आपको उसकी स्थिति भी सही तरीके से पता चल जाएगी। तो वास्तविक स्थिति यदि आपको जाननी है तो आपको 4 सिग्नल सही तरीके से होने चाहिए। तो 2 तरीके से होता है, 2D और 3D, ध्यान रहे इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में मोबाइल की यदि बात कर लूँ मैं, तो मोबाइल में होता क्या है कि AGPS जो इंटरनेट की सहायता से उसमें तीव्र कार्य करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो AGPS यदि पूछे कभी, तो AGPS इंटरनेट के साथ तीव्रता से कार्य करने में प्रयोग किया जाता है, तो मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें भारत के प्रयास किस प्रकार से रहे। ये आप समझ गए होंगे 2D 3D। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं भारत के प्रयास। भारत के प्रयास की यदि बात कर लें तो इसमें सबसे पहले गगन का नाम आता है। तो इसमें गगन में देख लें होता क्या है, गगन से ही आपको स्पष्ट हो जाए कोई हवाई जहाज़ या ऐसे कोई वायुयान की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, तो इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संयुक्त प्रयास है ये। ठीक है, पहला बिंदु आप इसमें लिख सकते हैं गगन में। 3 नंबर में ही आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संयुक्त प्रयास है ये। ठीक है, अमेरिका की जो जीपीएस प्रणाली है उसका इसमें प्रयोग किया गया है, दूसरा बिंदु आप देख सकते हैं। और नियंत्रण कक्ष की यदि बात करें तो इसमें बहुत सारे नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें से आप देख लें दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, बेंगलुरु, जम्मू, तिरुवनंतपुरम और अहमदाबाद इसमें प्रमुख हैं। तो ये ध्यान रखें नियंत्रण कक्ष इनके। ठीक है, कार्य क्या होता है इसका, तो ये जो दुर्घटनाओं से बचाव के लिए, ठीक है, मार्ग निर्देशन के लिए और बाधाओं से अवगत कराने के लिए पहले आपको ये सब जानकारी मिल जाए गगन के माध्यम से। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, पहला आपका उपग्रह आधारित हो जाएगा। ठीक है, गगन, ये ध्यान रखें। दूसरा जो भारत ने निर्मित किया है, क्षेत्रीय है, भारत ने खुद इसको डेवलप किया है, तो वो है नाविक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और बिंदु बार मैंने लिखा है, आपको काफ़ी आसानी होगी इसको पढ़ने में। ठीक है, तो नाविक जो नाम दिया गया था वो प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया था, आपने सुना भी होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। IRNSS, ठीक है, तो ये ध्यान रखें, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। ये ध्यान रखें, विकास किसके द्वारा किया गया, तो इसरो के द्वारा इसका विकास किया गया और ये क्षेत्रीय स्वायत्त नौवहन प्रणाली है। पहला बिंदु आपका हो जाएगा, इसका विकास आप लिख सकते हैं किसके माध्यम से हुआ। दूसरा, इसका नामकरण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मछुआरों को ये समर्पित किया गया था, इसलिए इसका नाम नाविक पड़ा था। वैसे IRNSS के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो देश की सीमा के 15,000 किलोमीटर तक उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति की जानकारी ये देता है, उसके लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखें। प्रणाली की बात करें तो 7 उपग्रह आधारित यह प्रणाली है, 7 उपग्रहों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखें तो कीमत कितनी है, तो 1.5 करोड़ करीब कीमत है इसकी, ये 5वां बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो प्रथम सफलता कब मिली, तो 1 जुलाई 2013 को, और 10 वर्षों तक काम करने की इसकी संभावना है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2013 को पहली बार इसको सफलता मिली थी और 10 वर्षों तक काम करने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं, इसके अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, तो अनुप्रयोग में आप देखेंगे कहीं कहीं आपको उपयोग भी आ जाएगा, तो अनुप्रयोग के साथ साथ उपयोग भी डाल दिए गए हैं, तो आप अगर अलग से आएगा तो यही चीज़ें हैं, आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, अनुप्रयोग की बात करें तो दोनों की हो जाएगी, इसमें नाविक का भी हो जाएगा और GPS का भी हो जाएगा, तो दोनों का आप काम कर सकते हैं इसमें। अनुप्रयोग की बात करें तो सबसे पहले नक्शा तैयार करने के लिए, मानचित्र तैयार करने के लिए पहला हो जाएगा, जियोडेटिक आंकड़े जुटाने के लिए। ठीक है, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा समय का सही आकलन करने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा मोबाइल फ़ोन के साथ एकीकरण, तभी आप मोबाइल से आप कहीं भी जानकारी ले सकते हैं GPS के माध्यम से, ये अगला बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि आपदा प्रबंधन, वाहनों का पता लगाना और समुद्री नौवहन में इसमें काफ़ी मदद मिलती है। तो आपदा प्रबंधन में आप देख सकते हैं, इसमें आपको सही तरीके से मानचित्रण हो जाएगा, सही जानकारी मिल जाएगी कहाँ पर क्या हो रहा है, और उसके माध्यम से आप सही जानकारी ले सकते हैं। वाहनों का पता लगाना, इसमें आप देख लें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका खाद्य श्रृंखला वाला। आप देखें PDS सिस्टम यदि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो उसमें कि आपका वाहन कहाँ है, ठीक है, कोई उसमें हेरा फेरी तो नहीं हो रही है, कोई सामान चोरी तो नहीं हो रहा है, उसकी आप सही जानकारी इसके माध्यम से GPS ट्रैकर के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। समुद्री नौवहन आप उसमें देख सकते हैं, उसमें भी माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसमें भी GPS प्रणाली का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हो गया। इसके साथ साथ खनन, और बाएं हाथ की तरफ देखें आप स्टार के नीचे, तो खनन पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है GPS की, उसमें भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ अनुसंधान में भी, क्योंकि ये सब चीज़ें आप नक्शा तैयार करना, जियोडेटिक, ये जितनी भी जानकारियाँ हैं ये अनुसंधान के माध्यम से ही GPS के माध्यम से आपको प्रयोग हो पाएंगी। ठीक है, ये हो गया। मोबाइल का मैंने बता दिया, वो नीचे मैंने लिख दिया था एक्स्ट्रा एक। ठीक है, तो ये जानकारी हो जाएगी। अभी सुविधाएं देख लेते हैं, तो कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं और सामान्य नौवहन। तो 2 तरीके से इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से होता है। पहले जैसे होता था, जैसे सेना और उच्च अधिकारी जो लोग हैं, पहले सेना में ही केवल इस्तेमाल होता था, पर बाद में इसका इस्तेमाल कहाँ होने लगा, तो बाद में इसका इस्तेमाल सभी जो सामान्य जन हैं उनके लिए भी होने लगा। तो कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं भारत में, जैसे सेना, उच्च अधिकारी हो सकते हैं, सुरक्षा संस्थान हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए सुविधाएं प्रतिबंधित में आती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सामान्य नौवहन, तो इसमें जो आम जन है, आम लोग हैं, उनके लिए इस GPS का प्रयोग किया जाता है। अभी देख लेते हैं कि GPS यदि होगा तो इससे भारत को क्या फ़ायदे होंगे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक दिलवा सकता है। सबसे पहले यदि बात करूं तो रक्षा क्षेत्र से ही बात करते हैं, तो रक्षा क्षेत्र में आप देखें तो दुश्मन के जो इलाके होते हैं उनकी सटीक जानकारी के लिए यदि आप GPS का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो वास्तविक अड्डे हैं, उनके जो वास्तविक जो जगह है जहाँ पर वो छिपे हुए रहते हैं, हाइड रहते हैं, उनकी सही जानकारी आपको मिल पाएगी। इसके साथ साथ वो लोग जो पेट्रोलिंग करते हैं और एक से दूसरे जगह जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसमें GPS की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इसके लिए भी आप सेना के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
ठीक है। और भारत में आप देख लें तो जैसे भारत एक काफ़ी बड़ा देश है, इसमें आप खाद्य श्रृंखला की जैसे मैंने बात की थी, खाद्य सुरक्षा की बात की थी, उन सब के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे वाहनों का पता लगाना, उसमें आप बताया था कि पीडीएस में जो भी सामान आता है, जो भी खाद्य सुरक्षा से संबंधित चीज़ें होती हैं, उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह लगी हों, जिससे सही तरीके से आपका काम हो पाए। तो और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें जीपीएस का प्रयोग किया जा सकता है, और भी आपको जो भी याद आते हैं आप आसानी से उन्हें लिखें और आगे इसमें जीपीएस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।